इजराइल ने अब लेबनान पर एक बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है और यह अटैक पैलेस्टीन के लिए एक बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि इस अटैक के बाद 76 इयर्स से चले आ रहा इजराइल पैलेस्टीन वॉर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और शायद इस जंग में फाइनली इजराइल की ही जीत हो जाएगी। 25 अगस्त को जब हम सब अपने घर पे आराम से संडे मना रहे थे, तब इजराइल ने लेबनान के इस एरिया में अपने 100 फाइटर जेट्स के साथ एयर स्ट्राइक कर दी। इससे लेबनान के 40 लॉन्च पैड्स में रखे हजारों रॉकेट लॉन्चर बैरल्स तबाह हो गए और सदर्न लेबनान का यह एरिया पूरी तरह से समतल हो गया। लेकिन जरा एक मिनट, लेबनान पर हमला करने से पैलेस्टीन कैसे खत्म हो सकता है? दूसरी बात, इजराइल को अगर आप देखोगे ना तो ये अपने जन्म से ही दुश्मनों से घिरा हुआ है। इन सारे देशों के साथ उसके रिलेशंस तो खराब है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन देशों में मौजूद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल के जन्म से ही उसे वर्ल्ड मैप से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आखिर कैसे सिर्फ एक देश जो लिटरली हमारे मिजोरम स्टेट से भी छोटा है, जिसकी आबादी भी मुंबई शहर की आधी आबादी है, वो देश अकेले इतने सारे देशों को कैसे हरा सकता है? और आखिर में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फाइनली इस जंग में इजराइल की जीत होने वाली है? सो ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो, अब तक पैलेस्टीन कॉज के लिए लड़ने वाले सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये 3 रहे हैं। नंबर 1 लेबनान का हिजबुल्ला, नंबर 2 गाजा का हमास और नंबर 3 वेस्ट बैंक का अल अक्सा मार्टिर्स ब्रिगेड। लेकिन आज इजराइल इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को जड़ से मिटा चुका है। सबसे पहले शुरू करते हैं अभी रिसेंटली जिस देश में इजराइल ने अटैक किया है, लेबनान से। 25 अगस्त यानी संडे सुबह 5 बजे इजराइल ने सदर्न लेबनान पर 100 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक किया, जिससे लेबनान का सदर्न एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल ने इसका रीजन दिया कि उन्हें इंटेल मिला था कि हिजबुल्ला जल्द ही उन पर हमला करने वाला है और इसीलिए उनके हमला करने से पहले ही इजराइल ने वहां के लॉन्च साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके फिर सिर्फ आधे घंटे बाद लेबनान ने भी अपना बदला लेने के लिए इजराइल पर 300 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम तो सारी दुनिया जानती है, वन ऑफ द बेस्ट है, और इसीलिए इजराइल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब देश में 300 से भी ज्यादा मिसाइल्स गिरने के बाद भी ना एक इंसान मरा और ना ही उनका एक भी लॉन्च साइट डिस्ट्रॉय हुआ, जबकि हिजबुल्ला ने बाकायदा इजराइल के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स को टारगेट किया था, जहां पर उनके सारे मिलिट्री बेसेस हैं। इजराइल की तरफ से ये अटैक्स इतने इंटेंस थे कि कहां पे 5 बजे वॉर स्टार्ट हुआ, इजराइल ने 5 बजे अटैक किया था हिजबुल्ला पर और हिजबुल्ला ने आधे घंटे में काउंटर स्ट्राइक किया और 8:58 तक यानी कि सिर्फ 4 घंटे में हिजबुल्ला ने एक तरह से हार भी मान लिया और एक स्टेटमेंट इशू किया कि आज के लिए हमारे मिलिट्री अटैक्स यहीं पर समाप्त होते हैं। और फिर उसके बाद इजराइल ने भी जो 2 दिनों के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था ना हिजबुल्ला को काउंटर करने के लिए, उसे लगा कि 2 दिन का समय लगेगा और फिर उसे चेंज करके सिर्फ 7 घंटों के अंदर ही यानी कि 12:40 को ही रिवोक भी कर दिया, विच बेसिकली मीन्स सिर्फ 7 घंटों के अंदर ही इजराइल ने हिजबुल्ला के गढ़ को ही तबाह कर दिया। लेकिन आखिर कैसे? इन्होंने एक्चुअली हिजबुल्ला के हर एक मिसाइल को बहुत ही प्रिसाइसली काउंटर किया था, उनके जीपीएस सिस्टम्स को ही जाम कर दिया था। मतलब बेसिकली हिजबुल्ला के ऑलमोस्ट सारे मिसाइल्स जीपीएस गाइडेड होते हैं, यानी कि जैसे ही अपने मिसाइल्स को फायर करते थे इजराइल उनके जीपीएस को ही जैम करके उनके मिसाइल्स को मिसगाइड कर देता था, जिसके बाद उनका आयरन डोम सिस्टम उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता था। दूसरी बात, उनके एयर बेसिस के प्रिसाइज लोकेशंस को पता लगाने के लिए आईडीएफ ने खुद ट्वीट करके बताया कि वो उनके मिलिट्री एरियाज का कांस्टेंट सर्वेलेंस कर रहे थे। सो जैसे ही हिजबुल्ला एक भी मिसाइल लॉन्च करते, उस एक्टिविटी को ट्रैक करके इजरायली एयर फोर्सेस को उनके एयर बेसिस का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता, जिससे वो प्रिसाइसली उन बेसिस पर ही एयर स्ट्राइक करके उन्हें उड़ा देते। इसके अलावा 30 जुलाई को ही इजराइल ने हिजबुल्ला के चीफ फुआद शुक्र को भी उनके ही देश के कैपिटल सिटी बेरूट में उनके ही घर में एक एयर स्ट्राइक करके मार डाला था। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन भी खत्म और साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म, यानी कि इजराइल का एक दुश्मन कम। अब आते हैं उनके दूसरे दुश्मन पर, जो है वेस्ट बैंक के अल अक्सा मार्टिर्स ब्रिगेड। सो पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक एरिया में एक पॉलिटिकल पार्टी है फतेह करके, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी का एक टेररिस्ट विंग है जिसका नाम है अल अक्सा मार्टिर्स ब्रिगेड। ऑफ कोर्स इस ऑर्गेनाइजेशन का भी बस सिर्फ एक ही मकसद है, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देना। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले तो 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमास की तरफ से एक बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें उन्होंने इजराइल के 250 लोगों को अगवा कर दिया था, उस अटैक के बाद इजराइल ने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 3700 टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया था।
और दूसरी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इजराइल ने इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और चीफ खलील अल मकदा को ही जान से मार डाला। एक्चुअली में 25 अगस्त को वो लेबनान में अपने भाई मोनीर अल मकदा से मिलने गया था और जैसे ही वो वहां से अपने देश लौटने के लिए निकला, इजराइल ने उसकी गाड़ी को ही एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया। अब इजराइल का ये अटैक प्लान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि एक तो खलील एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर था और दूसरी बात, इसके भाई ने खुद ही एडमिट किया था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक में सिविलियंस को रेडिकलाइज किया करती थी और उनके लिए वेपन स्मगल करके उन्हें फंडिंग्स देके वो वहां के लोकल्स को अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया करती थी। तीसरी बात, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल पे पास्ट में कई सारे अटैक्स भी लॉन्च किए थे, जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। सो इजराइल ने बेसिकली खलील को खत्म करके अपने एक दुश्मन को मार गिराया और इसी के साथ उसने पूरे मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि इजराइल से पंगा लोगे तो तुम्हारा भी हाल खलील जैसा ही होगा। और यह बात खुद पैलेस्टीन के ही एक टॉप जर्नलिस्ट ने कही है। अब बचता है इजराइल का तीसरा दुश्मन, हमास। इसकी स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। הפצצנו מפקדות של החמאס, מוטטנו בניינים ומגדלים שמשמשים את ארגוני הטרור. गाजा स्ट्रिप में सिविलियंस काफी रहते हैं, ये आपको पता है, और इन्हीं के बिल्डिंग्स में इन्हीं सिविलियंस को हमास टेररिस्ट ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके बंकर्स बना के छुपा करते थे। सो हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि ग्राउंड इन्वेजन किया ताकि मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज हो। ये मैप देख रहे हो, 7 अक्टूबर के अटैक्स के बाद इजराइल ने सबसे पहले एंट्री मारी नॉर्थ गाजा से, जहां से वो ग्राउंड इन्वेजन करते करते राफा तक पहुंच गए। राफा तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरे 7 महीने लग गए और इसीलिए आपको याद होगा मई महीने में ही पूरे देश में ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड कर रहा था। लेकिन जब 7 महीनों से इजराइल पूरे पैलेस्टीन पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था, जब पिछले 7 महीनों से वो पैलेस्टीन के इन सारे एरियाज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो सिर्फ राफा अटैक पर ही इतना बड़ा ग्लोबल आउटरीच क्यों देखने को मिला? देखो, सिविलियन कैजुअलिटीज डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा गलत है। ज्यादातर जंगों में आम इंसानों की कोई गलती नहीं होती और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। पैलेस्टीन में पिछले 7 महीनों से लगातार वहां के आम नागरिक हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं, जो डेफिनेटली बहुत गलत है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ऑल आइज ऑन राफा को ही क्यों ट्रेंड मिला? क्यों वो एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया? Why is राफा so important? So इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि हमास मेजरली राफा से ही ऑपरेट करता है। ये एक तरह से हमास का कैपिटल सिटी है, जहां पे उनका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। इसी सिटी में हमास के वेपन्स बनने वाली फैक्ट्रियां सिचुएटेड है और यहीं हमास ने अलग अलग टनल्स भी बनाए रखे हैं, जहां से वो अपने वेपन्स को स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा राफा का जो लोकेशन है ना, वो भी पैलेस्टीन में टेररिज्म को फ्यूल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये एरिया आपको दिख रहा है, इसे राफा क्रॉसिंग कहते हैं, क्योंकि इस एरिया से पैलेस्टीन ग्लोबली कनेक्ट होता है और इसीलिए यहीं से हमास के सारे इलीगल आर्म्स एंड एम्युनिशंस और वेपन सप्लाईज भी आते हैं। फिर ग्लोबल डोनेशंस, इसकी फॉरेन एड्स और फूड और मेडिकल सप्लाईज भी इसी एरिया से पैलेस्टीन तक पहुंचते हैं। और इसीलिए राफा को बचाना हमास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राफा का दी एंड मतलब लिटरली हमास का भी दी एंड। और इसीलिए ही तो जैसे ही इजराइल ने राफा को घेर लिया था, हमास तुरंत यूएस के पास जाकर इजराइल से पीस ट्रीटी साइन करने की, समझौता करने की बात करने लग गया। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। इजराइल पिछले 7 महीनों से गाजा पे हमला कर रहा था, जिस वजह से एक टाइम पे जो गाजा कुछ ऐसा दिखता था, अनफॉर्चुनेटली आज उसका मंजर कुछ ऐसा हो चुका था। 29 मई को इजराइल ने फाइनली राफा को भी इन्वेड कर लिया और आज तक वो वहां पर अटैक कर ही रहा है। अब ऑफ कोर्स इजराइल राफा को कैप्चर करने के बाद हमास के चीफ को थोड़ी ना बख्शेगा। सो आज से लगभग 1 महीने पहले 31 जुलाई 2024 के दिन ईरान में उनके न्यू प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान की स्वेरिंग इन सेरेमनी चालू थी। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए दुनिया भर के 70 देशों के टॉप लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए थे, जिसमें से एक हमास का चीफ इस्माइल हानिया भी था। एक्चुअली में इजराइल ने हानिया को मारने के लिए इसी इवेंट को चुना, क्योंकि इस इवेंट में मेजरली सारे प्रो पैलेस्टीन देश आए हुए थे। सो उन सब के सामने एक टॉप लीडर को खत्म करके इजराइल बेसिकली सभी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा था, एक धमकी देना चाहता था, जिस मिशन में वो सक्सेसफुल भी हो गया। सो अभी अगर एक मैक्रो व्यू से देखेंगे ना, तो इजराइल ने अपने सारे मेजर दुश्मनों को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि उसके सबसे बड़े और इमीडिएट थ्रेट्स यही 3 देशों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे। बट आई रिपीट, इन देशों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस,
इन देशों के सिविलियंस नहीं। इजराइल के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे, उसने इन देशों के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को तो खत्म कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द सिविलियंस, जो क्योंकि अब तक कंप्लीटली एंटी इजराइल थे, इसीलिए इनके प्रोटेस्ट की वजह से ग्लोबली भी एक काफी बड़ा एंटी इजराइल नैरेटिव शेप हो चुका था। इजराइल को हमेशा एज एन एग्रेसर, एज ए ह्यूमन राइट्स वायलेटर देखा जा रहा है, इवन आज भी। और अगर आप देखोगे ना, तो इन देशों के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सिविलियंस की ऐसी ब्रेन वॉशिंग की है कि वो हमेशा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ही सपोर्ट किया करते थे। जाहिर सी बात है, वो उन्हें एज